दृष्टि आईएएस जो हिंदी मीडियम का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उसने क्या किया है 2024 के लिए 2024 का जो यूपीएससी का प्रीलिम होगा उसको ध्यान में रख के और पूरा उसका जो मेंस होगा उसको भी ध्यान में रख के और जो अभी आने वाला 2023 का जो मेंस होगा जिन्होंने यूपीएससी पीटी पास किया है उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का प्रोग्राम चलाया है। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो कितनी मात्रा में रह रहे हैं प्रीलिम और मेंस में। तो हमने ये देखा था उसमें कि कम से कम 50 से 55 सवाल अगर आप डेली का न्यूज़ पढ़ते हैं, द हिंदू वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें से आ रहे हैं, डायरेक्ट सवाल उसमें से आ रहे हैं। लेकिन जब हम हिंदू पढ़ते हैं तो उसके पीछे के जो बैकग्राउंड होते हैं सवाल वहाँ से आते हैं दोस्तों। इसी तरीके से मेंस में अगर आप डेली न्यूज़ देखें तो जो यूपीएससी का सेकंड और थर्ड पेपर है, खासकर इवन फर्स्ट पेपर का जो ज्योग्राफी और सोसाइटी वाला पार्ट है उसमें भी जो करंट के मुद्दे होते हैं उन्हीं से सवाल आते हैं। तो अगर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चल रहा जो अभी जून लास्ट से स्टार्ट हुआ है और ये फरवरी लास्ट तक प्रीलिम और मेंस को लेके चलेगा और फरवरी के बाद जैसे ही मतलब कि प्रीलिम 2-3 महीने रह जाएगा तब एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिर्फ प्रीलिम के लिए फोकस होगा। तो अभी का जो प्रोग्राम है प्रीलिम और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम के जो सवाल है दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रीलिम के फोकस होकर पढ़ेंगे तभी आपसे बनेंगे। उसमें कुछ सवाल ऐसे थे इस बार के प्रीलिम में कि आप अगर कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी नहीं करते हैं पीटी और मेंस की तो आपसे वो सवाल नहीं बनेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी का मेरा मतलब क्या है दोस्तों, जैसे अभी जो करंट में इशू कोई भी चल रहा है, जेंडर गैप रिपोर्ट चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, सेडिशन लॉ इन इंडिया, ये सब राजद्रोह के जो केसेस हो रहे हैं वो चल रहे हैं। इस तरह के जो भी इशू चल रहे हैं उसमें होता क्या है दोस्तों, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं तो उनसे सवाल आ रहे हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो जेल वाला सवाल था या बहुत सारे जो सवाल थे वो डायरेक्ट करंट अफेयर्स थे। तो अगर आप इनको तैयार करते हैं, पूरे 12 महीने की क्लास करते हैं, 11-12 महीने की, तो आपके कम से कम 50 से 55 सवाल यहीं से आने वाले हैं। और दृष्टि आईएएस पे मैं तो भरोसा करता हूँ क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं दोस्तों वो कायदे का पढ़ाते हैं, इधर उधर की चीज़ें वो ज़्यादा भटकाव नहीं करते हैं। वो आपको आने वाले जब मैं इसको पढ़ाऊंगा जो मैंने वहाँ पढ़ रखी है वो चीज़ें ही आगे बताऊंगा आपको। इसमें मैंने अपना कुछ थोड़ा बहुत मिक्सअप है लेकिन वही जो पढ़ाते हैं सेम चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा। तो आप देखेंगे कि आप जो टॉपिक वो पढ़ाते हैं वो पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। उस टॉपिक को फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें ये क्या करते हैं, जैसे ये हमारी सेकंड क्लास है जो वीकली करंट अफेयर चलता है। वीक में दो दिन सैटरडे और संडे दृष्टि आईएएस के ऐप पे करंट अफेयर की क्लास चलती है, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर की क्लास जो अभी से फरवरी तक चलेगी। तो उसमें पहली क्लास जो हमने देख ली है, पहली क्लास में हमने पूरा इंट्रो देखा कि उसमें प्रीलिम में करंट अफेयर का क्या रोल है, मेंस में करंट अफेयर का क्या रोल है, कितने सवाल आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली है। अब इस वीडियो में जो हमारा सेकंड वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर तो है दोस्तों 2023 और 24 के लिए। इसमें वीक फर्स्ट का जो पहला वीक हम देख रहे हैं उसकी ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास हम देख चुके हैं। इसमें हमने क्या टॉपिक लिया है इस बार, पहली बात तो इसकी चर्चा बहुत जोरों शोर से है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के, इसके विषय में देखेंगे। और एक और इशू है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये हमेशा एक मतलब कि इशू बना रहने वाला इशू है, मतलब कि कोई आज का इशू नहीं, ये हमेशा बना रहता है जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर। इसको कौन रिपोर्ट निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट निकालता है। तो हम देखेंगे इसके विषय में देखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों आज का वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके विषय में जब आप यहाँ से देख लेंगे तो आप चाहे 50 आर्टिकल पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा चीज़ें आपको मिलने वाली है नहीं। आप कुछ भी एक्स्ट्रा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैंने इतना पेज देखिए, इतनी जगह मैंने छोड़ रखी है। तो आपको क्या करना है, और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप ये प्रिंट निकाल लीजिए। और फिर ये अगर कुछ भी इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आता है तो आपको केवल इतने में ही आप जितने भी पेज देखिए आगे, तो इतनी जगह है, आपको पर्याप्त जगह दे दी गई है जिससे आपको कोई और एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। यही पीडीएफ आप डाउनलोड करिए और उसके बाद एक्स्ट्रा जो जगह बचती है उसी पे आप अपना होमवर्क या जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में देख लेते हैं पूरी तरीके से। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बैकग्राउंड क्या है इसको कवर करेंगे। हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मतलब कि रखा गया है, वो डीपीएसपी में ही क्यों रखा गया है, फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं रखा गया, ये भी हम चीज़ें देखेंगे। क्योंकि अभी ये उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर धामी, इन्होंने अपने उत्तराखंड में लागू करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव लाया है। तो वो प्रस्ताव में क्या है या वो लागू करना कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं। और गोवा में तो पहले से ही है। तो पूरा हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे दोस्तों कि मतलब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में क्या प्रावधान है और हमारे समय में जो एक आज चर्चा चल रही है वो सारा कुछ, और पीछे से जितनी चीज़ें चली आ रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, कहाँ कहाँ पे है ये और ये इसका फॉर्म क्या होगा आने वाले समय में, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेके जो संविधान सभा में बहस हुई थी दोस्तों, उन्होंने इसको फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं रखा, डीपीएसपी में ही क्यों रखा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। संविधान सभा में जो बहस हुई तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। हिंदू कोड बिल के विषय में देखेंगे कि हिंदू कोड बिल जो 1941 में प्रस्तावित था उसको अम्बेडकर जी पास कराना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, नेहरू, ये सारे जो लोग थे ये हिंदू कोड बिल को पास नहीं करने देना चाहते थे। तो ये देखें, इसी बात पर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। तो हम ये देखेंगे हिंदू कोड बिल क्या था। बाद में हिंदू कोड बिल तो आ नहीं पाया, लेकिन उसकी जगह पे
मैरिज से रिलेटेड, ये मैरिज से रिलेटेड, उत्तराधिकार से रिलेटेड, ये 3-4 कानून हिंदू धर्म से रिलेटेड आए, वो सारे उनके विषय में हम देखेंगे। और करंट पे देखेंगे, आज करंट में हिंदू जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके पक्ष विपक्ष में क्या, और लास्ट में एक निष्कर्ष भी लिखेंगे दोस्तों, उसके विषय में भी देखेंगे कि फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। जब आप ये उसके बैकग्राउंड को यूसीसी में के लिए जो संविधान सभा में बहस हुई थी हिंदू कोड बिल, और उसके जो आज का वर्तमान संदर्भ है, इसको लेकर इतनी बहस क्यों छिड़ गई अचानक से, और इसमें एक निष्कर्ष, अच्छा सा निष्कर्ष क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए दोस्तों, भाजपा शासित जो जितने भी प्रदेश हैं और अब चुनाव भी हैं, तो उसको लेके इसकी चर्चा तो जोरों से है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी बहस तो कर रहे लोग, लेकिन जब तक भाजपा सरकार या गवर्नमेंट जब तक उसका एक प्रस्ताव नहीं ला देती कि कैसा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, उसमें है क्या क्या, तो ये बहस ज़बरदस्ती की है। विपक्ष वाले भी इसमें ज़बरदस्ती घुसे जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ है नहीं कि उसका प्रस्ताव किस तरीके का होगा, लेकिन जब प्रस्ताव आ जाएगा तब हम उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन एक पूरा इशू क्या है उसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। तो सबसे शुरुआत में हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है। वर्ष 2018 में 21वें जो विधि आयोग था उसके एक अध्यक्ष थे BS चौहान। BS चौहान ने जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में क्या कहा। इन्होंने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत में ना ही आवश्यकता है, ये मतलब कि इन्होंने कहा कि ना ही आवश्यकता है, जरूरी नहीं है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ना ही इसकी उपयोगिता है, ये फिजिबल भी नहीं है भारत जैसे समाज के लिए। और फिर इन्होंने इसके पीछे तर्क क्या दिया कि भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 25 है, जिसमें क्या कहा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की। 26 है जो धार्मिक जो गुट होते हैं उनकी स्वतंत्रता की बात की। आर्टिकल 29 है जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनके, जो भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, इनके भी अधिकारों की बात की है। जब सब कुछ इतना दे रखा है तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत क्या है। इसी तरह पटेल का भी मानना था। सरदार पटेल क्या कहना चाहते थे कि भारत जैसे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे धार्मिक सौहार्द की जरूरत है। क्योंकि ये BS चौहान क्या कह रहे थे कि भारत में इतने धार्मिक समुदाय हैं, सबका विवाह का नियम अलग है, बच्चा गोद लेने का नियम अलग है, तलाक का नियम अलग है, उत्तराधिकार का नियम अलग है। इस तरीके जब इतना सब कुछ अलग है, इतने धर्म अलग अलग हैं, और सबका रहने का तरीका, उनका कल्चर है, ट्राइब्स लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, और जो मतलब कि गोवा में चल ही रहा वहाँ पे पुर्तगाली जो लोग हैं, और जो बहुत सारे डिनोटिफाइड ट्राइब है जिनको हम जान भी नहीं पाए हैं अभी तक। केवल हिंदू मुसलमान और ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, इसमें बहुत सारे जिसको हम इग्नोर करते हैं ट्राइब्स का मुद्दा है। इतनी तरीके की जब विविधता रहेगी तो उसमें एक यूनिफॉर्म तरीके की चीज़ें कैसे ला सकते हैं हम। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में पहले से दे रखा है, तो इसकी ज़रूरत है नहीं जिस तरह से इसका माहौल बनाया जाता है। तो उनका ये कहना था। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमने देख लिया 2018 की बात, और लेकिन जो करंट कंस्ट्रक्ट है 2023 में, जून 2023 में जो 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, इन्होंने क्या किया कि यूनिफॉर्म को लेके 1 महीने के अंदर सबसे परामर्श देने को कहा, जो आम जनता है उससे परामर्श देने को कहा कि आम जनता हमको परामर्श दे, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके क्या किया जाना चाहिए। तो अब देखिए, जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे BS चौहान, ये कहते थे कि यूसीसी की आवश्यकता भारत में नहीं है, ना ही उपयोगिता है। और ये जो ऋतुराज अवस्थी जो 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष है, ये कह रहे हैं कि यूसीसी आना चाहिए। तो या तो ये मतलब कि BS चौहान गलत हैं, या तो ऋतुराज अवस्थी जो 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं, ये वही हैं जो कर्नाटक हाई कोर्ट के जज रहते हुए इन्होंने हिजाब के मामले में मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध फैसला दिया था और कहा था कि जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा सकती। तो ये वही जज हैं। तो हमको ये देखना है दोस्तों कि जैसे बीजेपी सरकार क्या कर रही है, जो दक्षिणपंथी ग्रुप है वो इसके पक्ष में बहुत सारी बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा, जैसे बीजेपी का हमेशा से यही एजेंडा रहा है कि वो 3 चीज़ों के लिए ही, वो उनका जो मैनिफेस्टो होता है, जहाँ भी वो चुनाव होता है या उसके लिए मतलब कि उनकी जो एक प्रपोजल रहता है वो 3 ही तरीके का प्रपोजल था। उन्होंने क्या किया, 2019 में 5 अगस्त 2019 को उन्होंने 370 हटाया। 5 अगस्त 2021 को रामलला का मंदिर का शिलान्यास किया, और 5 अगस्त 2023 को ये यूसीसी ला के ही रहेंगे दोस्तों। मतलब कि हमको यूसीसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यूसीसी किस तरीके से आ रहा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो एक स्टूडेंट के नाते, जो हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए हमको ये सारे पक्ष को जानना ज़रूरी है। एक अब महत्वपूर्ण सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों कि संविधान का हमारा सपना क्या है। संविधान में हमारे प्रावधान भी क्या है। संविधान हमारा यूनिफॉर्मिटी बिटवीन रिलीजन इसकी बात नहीं करता है दोस्तों। वो ये नहीं कहता कि जितने भी धर्म हैं सब में यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता होनी चाहिए। हमारे यहाँ 8-9 प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, बौद्ध, ये बहुत सारे धर्म हैं। इन सब के जो मतलब कि इन सब की जो मानने की चीज़ें हैं, उनमें विवाह की चीज़ें, बच्चे गोद लेने की चीज़ें, तलाक की चीज़ें, या उनका कल्चर जो फॉलो करने का, पूजा पाठ पद्धति, ये सब इतनी चीज़ें हैं। अगर संविधान इसमें घुसता है कि मतलब कि सभी धर्म एक तरीके से हो जाएं, तो ये कभी नहीं हो पाएगा दोस्तों। लेकिन संविधान हमारा जो
मेन और वुमेन है उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी की बात जरूर करता है कि यहाँ पे समानता एक रूपता या समानता आनी चाहिए, लेकिन रिलीजियस समानता की बात धर्म ये हमारा संविधान नहीं करता है। इसी पे एक सैमुअल हंटिंगटन एक लेखक हैं दोस्तों, इनकी एक बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इन्होंने ये कहा है कि जो भी आज तक युद्ध रहे हैं, युद्ध या एजिटेशन रहा है, वो उसका सबका स्रोत धर्म रहा है। और जितना मध्यकाल का युद्ध देख लीजिए, इवन आज का युद्ध जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया में भाषा एक है, रशिया और यूक्रेन भाषा एक है, इथनिसिटी एक है, लेकिन फिर भी रशिया के लोग जो चर्च को फॉलो करते हैं, यूक्रेन के जो लोग दूसरे चर्च को फॉलो करते हैं। इसी वजह से ये भी बड़ी वजह है जिससे मतलब कि जो युद्ध हो रहे हैं वहाँ पे भी। तो इनका ये कहना था कि धर्म इतनी खतरनाक चीज़ है, या उसको छेड़ना या इसमें एक रूपता लाना ये बहुत मतलब कि संभव कार्य नहीं है संविधान के लिए, या हमारे संविधान के लिए, या दुनिया के किसी भी संविधान के लिए। फ्रांस में इतना सब कुछ हो रहा धर्म को लेकर, हमारे यहाँ जबकि फ्रांस एक बहुत ओपन देश है, तो हम उतने ओपन देश नहीं है, तो वहाँ भी धर्म को लेकर इतना विवाद हो रहा। तो इनका ये कहना था कि युद्ध का जो स्रोत होता है मध्यकाल में, इवन आज भी वो धर्म रहे हैं। तो संविधान हमारा धर्म के बीच में एक रूपता लाने की बात नहीं करता है, मेन और वोमेन के बीच में एक रूपता लाने की बात करता है। तो जब ये चीज़ें हम दिमाग में रखेंगे, जब आप खुद सोचिए कि क्या धर्म के बीच में समरूपता ला देना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। अगर ये चीज़ अगर दिमाग में रहेगी तो हम कभी भी मतलब कि एक संतुष्ट राज्य, संतुष्ट स्टेट या एक प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमेशा लोगों को ये लगता रहेगा कि हमारे जो कल्चर है उसको दबाया जाता है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अपेक्षा ये हमेशा लगता रहेगा। इससे क्या होगा, एजिटेशन बढ़ेगा और पूरा हमारा समाज जो है बिखरा हुआ हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ इसके विरोध में भी तर्क है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि समरूपता एक आदर्श है और अनुपातिक समरूपता एक यथार्थ है। मतलब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी धर्म की औरतें हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल दोस्तों धर्म का मामला नहीं है, ये एक जेंडर इक्वालिटी का मामला है, जेंडर सेंसिटाइजेशन का मामला है कि सारे धर्म की जो मतलब कि जितने भी धर्म में, ज़्यादातर धर्मों में यही देखा गया है कि औरतों को सबसे कम अधिकार मिले हैं और उनको ही सप्रेस किया जाता है। अगर उस चीज़ के लिए कुछ किया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि जब प्रपोजल आ जाएगा तब हम जान पाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल में दरअसल बीजेपी ने क्या क्या रखा हुआ है। अगर वो यूनिफॉर्मिटी बिटवीन रिलीजन की बात करेंगे तो इसका कुछ मतलब कि कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हमारे समाज में दंगे फसाद, जो धार्मिक सौहार्द बना हुआ है वो खतरे में पड़ जाएगा और लोगों के मन में एजिटेशन आएगा, दंगे होंगे, यही सब होता रहेगा। लेकिन अगर उसमें यूसीसी में ऐसे प्रावधान रखे जाते हैं जिसमें औरतों को समानता मिल सके, उनको तलाक देने का जैसे पुरुषों को अधिकार है उसी तरीके से औरतों को मिल सके, बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल सके, उत्तराधिकार के जो नियम होते हैं, मतलब कि जैसे अगर जो संपत्ति है उसमें महिलाओं को भी हक मिल सके, इस तरीके की चीज़ें मतलब कि अगर होंगी तब ज़्यादा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सक्सेस हो पाएगा। और देखते हैं फिर आगे इसमें क्या बीजेपी क्या लेके आती है। तो यहाँ हमने देखा कि समरूपता एक आदर्श है, समरूपता हम लाने की कोशिश, समरूपता यहाँ है, सबको बराबर करने के लिए हमको यहाँ जाना है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं, क्योंकि मतलब कि यहाँ अगर जैसे हमारा हाथ है, अगर पाँचों उंगली एक बराबर हो जाए तो हम काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए सब में अनुपातिक समरूपता होनी चाहिए, छोटी उंगली का अलग काम है, बड़ी उंगली का अलग काम है। तो इस वजह से हम एक अच्छे तरीके से अपने हाथ से काम कर पाते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें अनुपातिक समरूपता की ज़रूरत है। अब देखते हैं, इसी वजह से इसी चीज़ को ध्यान में रख के, इसी चीज़ अगर जैसे हमारे जो संविधान सभा के लोग थे वो 300 प्लस लोग थे, अगर इतनी ही ज़रूरत थी इस यूसीसी की तो वहीं तभी ला देते 300 लोग डिसाइड करके। लेकिन तब भी उन्होंने लाया और उन्होंने ये बताया कि राज्य का लक्ष्य होना चाहिए यूसीसी लाना, भविष्य में लाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को डीपीएसपी में रखा, फंडामेंटल राइट में नहीं रखा, क्योंकि इसका फंडामेंटल राइट से हमेशा टकराव होता रहता। तो इस वजह से उन्होंने डीपीएसपी में रखा और यूसीसी को एक फंडामेंटल राइट नहीं बनाया कि इस राज्य का कर्तव्य है कि यूसीसी की तरफ बढ़े, अनुपातिक समानता की ओर बढ़े, लेकिन धर्म की भी स्वतंत्रता, धर्म को भी स्वतंत्रता रहे। लेकिन अगर सब धर्म को में एक तरीके की चीज़ें ला दी जाएंगी तो धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं सभी लोगों के वो खतरे में पड़ते हैं। और अभी हमारा संविधान भी कहता है कि डीपीएसपी और एफआर में एक बैलेंस होना चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने यूसीसी को डीपीएसपी में डाला। संविधान सभा ने यह तर्क दिया कि 25 से जो 30 हमारा आर्टिकल है, 25 से 28 एक तरीके के आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता, और 29 से 30 जो अल्पसंख्यक, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की बात करता है। जब संविधान में इतना कुछ दे रखा है तो हमको यूसीसी की जरूरत क्या है। अभी आपको ये लग रहा होगा मैं यूसीसी के लगातार खिलाफ बोलता जा रहा और यूसीसी के विपक्ष में तर्क देता जा रहा, इसके दूसरे भी तर्क अभी आगे आएंगे जो यूसीसी के पक्ष में होंगे। तो इसी तरीके से जो सरदार पटेल थे उनका भी मानना था, ये एक बहुत दूरदर्शी नेता थे, इनका मानना था कि भारत में जैसे समाज में जहाँ विधि इतने तरीके का धर्म है और सब धर्मों की पूजा पद्धति, रहने का तरीका, खान पान का तरीका, विवाह का तरीका, उनका हिंदू धर्म में जैसे शादी एक संस्कार है, मुस्लिम धर्म में कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह पारसियों का अलग होता है, वहाँ पे खून का सिद्धांत चलता है, ब्लड की प्योरिटी का सिद्धांत चलता है। ईसाई महिला है, उनको जैसे अगर एडल्ट्री हो जाती है तो ईसाई महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं, जबकि पुलिस को देने का अधिकार। 75 तरीके की चीज़ें हैं जो इसका निगेटिव बनाती हैं ये सब चीज़ें देख के ही सरदार पटेल उस समय कह रहे थे कि पहले धर्म के बीच में सौहार्द तो आए, इतनी जागरूकता तो आए कि लोग इस चीज़ को
समझें कि यूसीसी ठीक है। यूसीसी में अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम अगर महिलाओं और पुरुषों की समानता की बात करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर धार्मिक समानता की बात करेंगे तो यहाँ पे दंगे होंगे, सांप्रदायिकता होगी, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। यहाँ हमेशा लोग एक छोटे से मुद्दे के लोग भड़क भड़क जाते हैं। ये जो हमारा ये ट्राइबल लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वो अपनी इथनिसिटी को लेके, अपनी निजातीयता को लेकर इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी निजातीयता की वजह से ही हमारा विकास हो सकता है। जो लोग यहाँ तक मानते हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और इस वजह से भारत एक अस्थिरता की तरफ बढ़ सकता है। तो इसी वजह से सरदार पटेल भी कहते थे कि भारत को यूसीसी की जरूरत नहीं है, पहले लोगों को समझाओ, धार्मिक सौहार्द बने। जब धार्मिक सौहार्द बने तो ऑप्शनल तरीके से लोग खुद ही इस चीज़ को 4 शादियाँ, जैसे मुस्लिम धर्म के विषय में कहा जाता है कि 4 शादियों वाली, तो खुद ही जब इतने आर्थिक और सामाजिक मुद्दे रहेंगे, लोगों को खान पान की ये सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो लोग खुद ही समझेंगे, 4 शादियाँ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कुछ इशू हैं जो हम आगे चल के देखेंगे। भारत में अभी क्या है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया, इसके विरोध में आप एक तर्क दे सकते हैं दोस्तों कि भारत में अभी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है, मतलब सभी धर्मों के लिए, सभी पुरुष और महिलाओं के लिए एक ही तरीके की क्रिमिनल कोड है। मतलब अगर वो कोई अपराध करते हैं तो सज़ा एक ही तरीके से दी जाएगी, उनको धर्म देख के या लिंग देख के सज़ा नहीं दी जाएगी। ये भारत में भी है। तो हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता? सिविल के जो मामले हैं, जैसे विवाह का मामला, तलाक का मामला, उत्तराधिकार का मामला, बच्चा गोद लेने का मामला, ये सब मामले हैं, इनमें यूनिफॉर्मिटी या समरूपता क्यों नहीं है? तो इसी का जवाब है दोस्तों कि यूसीसी के लिए अब यहाँ से आप मेंस के आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से अब मेंस के जो आंसर होगा वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि भारत एक विजातीय समाज है। विजातीय समाज का मतलब है हेटेरोजेनियस सोसाइटी। ये यूरोप की तरह जो होमोजेनियस सोसाइटी नहीं। यूरोप का देखिए संकट दोस्तों है क्या आज। यूरोप में एक तो जनसंख्या का संकट है। यूरोप में फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा कम है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक तो ओपन सोसाइटी है। ओपन सोसाइटी होने के कारण दुनिया भर से लोग माइग्रेट करके वहाँ जाते हैं। लीगल माइग्रेशन भी होता है, इलीगल माइग्रेशन होता है। तो ये जो यूरोप के जितने भी देश हैं, चाहे इटली, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, ये सब जितने देश हैं, ये सब भाषा और अपनी निर्जातीयता के हिसाब से बने थे। सारे देश, चाहे फ्रेंच ले लीजिए, चाहे इटली ले लीजिए, चाहे जर्मनी ले लीजिए, जितने भी देश बने थे सब अपने एक एक कल्चर को लेके बने थे, एक निर्जातीयता को लेके, एक धर्म को लेके और एक क्या कहते हैं अपनी कल्चर को लेके और एक भाषा को लेके, ये सब तरीके से बने थे। लेकिन अभी हो क्या रहा है, यूरोप में इलीगल और लीगल खूब माइग्रेशन हो रहा है। वहाँ पे दुनिया भर की संस्कृति के लोग पहुँच रहे हैं, पाकिस्तान से, भारत से, नॉर्थ अफ्रीका से, ये जगह से, सब जगह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जब वहाँ लोग पहुँच रहे हैं तो ये लोग यहाँ मंदिर भी बना रहे हैं, मस्जिद भी बना रहे हैं, और इस वजह से जो वहाँ के जो लोग हैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो यूरोप एक संकट के दौर से गुजर रहा है और यहाँ की जो सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा लिबरल होने की वजह से इनको भगा भी नहीं रही हैं और ना ही इनको मतलब कि कुछ इनके साथ गलत व्यवहार कर रही हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में एजिटेशन आ रहा है, क्योंकि यूरोप हमेशा से एक होमोजीनियस सोसाइटी रहा है। लेकिन जब होमोजीनियस होगा, एक रूपता होगी किसी चीज़ में, तो जब बाहर से कोई दूसरी चीज़ें आएंगी तो विवाद खड़े होंगे। पहले यूरोप ने ऐसा कभी नहीं देखा था। अब लगातार, चाहे फ्रांस में ले लीजिए, इटली में ले लीजिए, या जो दक्षिणी यूरोप है वहाँ पे ले लीजिए, हर जगह ये संकट यूरोप में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस सोसाइटी थी, एक ही तरीके का धर्म था, एक ही तरीके की भाषा से, तब उसी पे लेके चल रहे थे। अब जब एक हेटेरोजेनियस सोसाइटी बनने की होगा तब वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। लेकिन भारत की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है भारतीय समाज की, कि एक हेटेरोजेनियस सोसाइटी, एक विजातीय समाज है। ये विजातीय समाज का क्या मतलब है दोस्तों? विजाति का मतलब अलग अलग होना। यहाँ मतलब कि यहाँ बहुत तरीके की भाषा वाले लोग रहते हैं, कोई एक भाषा नहीं है। यहाँ बोला जाता है हर 1 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है, बोली चेंज हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा तरीके की भाषाएं हैं, बहु निर्जातीयता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अलग लोग हैं, झारखंड में जो गोंड भील, इनकी निर्जातीयता अलग है। दक्षिण भारत में जो द्रविडियन है उनकी निर्जातीयता अलग है। जो जारवा ट्राइब अंडमान निकोबार की, उनकी निर्जातीयता अलग है। तो बहुत सारे तरीके के यहाँ पे बहु निर्जातीय समाज है, बहु धार्मिक समाज है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, बहुत तरीके के धार्मिक है। सबके अपने अपने मैरिज के नियम, डाइवोर्स के नियम, एडॉप्शन के नियम, सब तरीके के नियम अलग अलग हैं। बहुत सांस्कृतिक है, मतलब कि उनका जो अपने फॉलो करने का तरीका है, अपने पूजा पद्धति या उनका लाइफ स्टाइल है। हिंदुओं का लाइफ स्टाइल अलग है, मुस्लिमों का अलग है, बौद्धों का अलग है। उनका उठने का, बैठने का, खान पान का, रहने का हर तरीका अलग है। तो जब इतने तरीके की विजातीय समाज होगा, जहाँ बहुत सारे धर्म होंगे, भाषा बहुत सारी होंगी, निजातीयता बहुत सारी होगी, बहुत सारी संस्कृति होंगी, एक साथ रहती होंगी, तो इनके बीच में समरूपता लाना, और ये लाएंगे कैसे? तो यूसीसी क्या इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन देता है? आपको यही सोचना है कि यूसीसी ला के अब इनको एक सूत्र में अगर पिरोया जाएगा, जैसे अब सब में सबके विवाह के नियम, डाइवोर्स के नियम, एडॉप्शन के नियम, जो जनजातियां हैं, जो जितने भी धर्म हैं, क्या सबके एक कर दिए जाएंगे? सबको बोलने की तरीके, मतलब कि जब अगर आप धर्म को ले लें, कल्चर को ले लें, निजातीयता को ले लें, तो क्या सबके जो मानने के तरीके हैं सबको एक कर दिया जाएगा? अगर एक कर दिया जाएगा तो क्या ये हमारे सामने बहुत बड़ा संकट नहीं हो जाएगा? आप कहाँ तक इसको देखने जाएंगे? कानून अपना काम तो करेगा, लेकिन कानून कहाँ तक, किसी के घर में कितना अंदर तक चला जाएगा? आप कहाँ तक ये इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे? तो इसलिए हमको यही देखना है कि ये यूसीसी जो आ रहा, क्या इन सब चीज़ों को लेके चल रहा है या इनका विरोधाभासी होगा? मेन पॉइंट यही है।
कि भारत एक हिट्रोजीनियस सोसाइटी है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी जातीयता हैं, संस्कृति कल्चर हैं। तो अगर यूसीसी आता है और इन सबको साथ में लेके चलता है तो बहुत अच्छा यूसीसी साबित होगा। धीरे 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 आके हमको ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये इनसे विरोधाभासी होगा तो वो एक मतलब कि यथार्थ तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखेंगे कि जो संविधान सभा थी उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों नहीं अपनाया। तो उसका मेन जो लॉजिक हमने देख लिया कि भारत एक विजातीय समाज है, यहाँ विविध धार्मिक पंथी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरीके के धर्म है। इस वजह से ही वो संविधान सभा ने ये सोचा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब संविधान सभा की बैठक में बहस हो रही थी, वो उसी समय नोआखाली में, चांदनी चौक में, हर जगह दंगे हो रहे थे। तो वो लोग देख रहे थे कि भारत में अगर इस चीज़ को लाया जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाता है, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि कुछ नहीं होगा, सिर्फ दंगे होंगे, फसाद होंगे, लोगों में एजिटेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति मारकाट, यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसीलिए उन्होंने धर्म के मामले में हस्तक्षेप की रणनीति अपनाई। जैसे पटेल साहब भी यही कहते थे कि हमें धर्म के मामले में हस्तक्षेप की रणनीति अपनानी चाहिए। क्यों? पटेल साहब क्या थे, ये फंडामेंटल राइट के लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने इतनी ज़्यादा रियासतों का एकीकरण किया, सब रियासतों को मिलाया था। तो इनका मानना था कि इतने तरीके की रियासतें हैं तो उनको अगर हम विशेष रूप से धर्म का अधिकार नहीं देंगे, सबको एक ही तरीके से बांटने की कोशिश करेंगे, तो भारत का जो कॉन्सेप्ट है, जो इतने तरीके की रियासतों से मिलकर बन रहा, इतनी तरीकों के धर्मों से मिलकर बन रहा, इतनी भाषाओं से मिलके बन रहा है, इतनी संस्कृति से मिलके बन रहा, वो उसको अगर इस तरह के एक सूत्र में बांधने की कोशिश करेंगे या उसमें समरूपता लाने की कोशिश करेंगे तो वो समाज विखंडित रहेगा, हमेशा एक दूसरे से लड़ता झगड़ता ही रहेगा। इसलिए भारत में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, भारत में एक धार्मिक सौहार्द की ज़रूरत है। ये पटेल साहब का मानना था। तो इन्होंने ये मानना था इनको, ये यूसीसी के पक्ष में नहीं थे। और उधर अंबेडकर क्या चाहते थे, अंबेडकर क्या कहते थे, उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया कि यूसीसी डिजायरेबल तो है, वांछनीय है, इसको लाया जाना चाहिए, भविष्य में आना ही चाहिए। अंबेडकर ये मानते थे, लेकिन यह वॉलंटरी होना चाहिए कि हर विशेष धर्म के लोग सामने आए, वो खुद इसको आके माने। तो इस तरह करके आगे जो मतलब कि भारत में समस्या हो सकती हैं, इतने तरीके विजातीय समाज होने के नाते जो समस्या हो सकती है वो समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि उस धर्म के लोग खुद ही आगे आके ये कह रहे हैं कि हमको यूसीसी चाहिए, या यूनिफॉर्म सिविल कोड में, या यूनिफॉर्म तरीके की जो चीज़ें हो सकती हैं, या महिलाओं को जो अधिकार देने की बात हो सकती है, वो खुद वॉलंटरी तरीके से मानना शुरू कर दे, पहले व्यक्ति के रूप में फिर समाज के रूप में। अगर वो खुद ही मानना शुरू कर देंगे तो हमको ये फोर्स करने की जरूरत नहीं होगी, या मतलब कि सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी। तो अम्बेडकर यही मानते थे कि यह आना तो चाहिए, डिजायरेबल है, लेकिन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इन मेन एंड वोमेन, ना कि यूनिफॉर्मिटी इन रिलीजन होना चाहिए। और यह वॉलंटरी होना चाहिए, लोगों को खुद ही आगे बढ़ के आना चाहिए, समाज को खुद ही आगे बढ़ के आना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत एक विजातीय समाज है, यहाँ विभिन्न तरीके के धर्म है, और उस समय का जो माहौल था, इवन आज का जो माहौल है, ये इतना आसान नहीं है कि धर्म के मामले में हस्तक्षेप करके, जबकि ये हमारे संविधान से भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। आर्टिकल 29 है जो अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, उनकी जो संस्कृति की स्वायत्तता का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 से 28 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो इनके विरोधाभासी हो जाएगा। तो इस वजह से वो लोग यूसीसी नहीं लाए और उसकी जगह पे उन्होंने पर्सनल लॉ को फॉलो किया कि हर धर्म के लोगों को कुछ सिविल मामले में पर्सनल लॉ, मतलब कि पर्सनल लॉ बनाने का अधिकार होगा कि वो अपने पर्सनल लॉ बना सकते हैं। बनाती तो संसद ही है दोस्तों, लेकिन उसमें धर्म का विशेष प्रभाव रहता है। धर्म के लोगों को उससे उसमें पूछा जाता है, उनकी विशेष सारी कल्चर का, उनके रहन सहन का, उनके जो नियम हैं, जो उनकी पुरानी परंपराओं के नियम है, उनको ध्यान में रखा जाता है, तब ये कानून बनाया जाता है। बनाती संसद ही है। तो जब हम अब इसके विषय में देखेंगे पर्सनल लॉ होते क्या हैं, तो धर्म विशेष की स्वतंत्रता के लिए जो सिविल कानून बनाए जाते हैं उनको पर्सनल लॉ बोलते हैं। मतलब कि जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में गोद लेने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, डाइवोर्स, ये सब चीज़ों का अधिकार कैसा होगा, ये हिंदू धर्म खुद ही तय करेगा। और हिंदू धर्म के जो जागरूक लोग हैं या जो सजग प्राणी हैं, वो संसद के साथ या अपने MP MLA के साथ तर्क वितर्क करके उसके तरीके से कानून बनवाएंगे। इसी तरह मुस्लिम धर्म में एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, मैरिज, इन सब का कैसे नियम होंगे, वो मुस्लिम धर्म के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उससे सलाह लेके संसद कानून बनाएगी। तो इस तरीके से ये हम देखते हैं कि पर्सनल लॉ में जो पर्सनल लॉ होता है, जो हमारे व्यक्तिगत कानून होते हैं, उनमें उनके अंतर्गत जो सिविल कानून है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक तो विशेष गोद लेने का नियम, जैसे गोद लेने का जो कानून है वो हर धर्म के हिसाब से अलग अलग है, धर्म अपने हिसाब से बना सकता है। संपत्ति का अधिकार, उसके लिए सब धर्म विशेष रूप से अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं। डाइवोर्स का अधिकार और मैरिज का अधिकार। तो पर्सनल लॉ में हमने क्या देखा, उसके 4 अंग हैं। एक तो एडॉप्शन का, जैसे होता क्या है दोस्तों, जैसे मुस्लिम अगर महिलाएं या पुरुष किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उससे इजाज़त लेनी होगी। ऐसे गोद नहीं ले सकती किसी ईसाई बच्चे को या हिंदू बच्चे को गोद ले लिया, तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सलाह, मतलब कि उनको इजाज़त लेनी पड़ती है। और ये शरीयत में भी लिखा है कि उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने, या ये सब तरीके की स्वतंत्रता मतलब कि हर धर्म को दे रखी है। जैसे संपत्ति का अधिकार, हिंदू धर्म में जो
मतलब कि संपत्ति हस्तांतरित होती है, पैतृक संपत्ति, वो जो बेटों में होती है वो तो खानदानी रूप से चली जाती है, लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए एक मिताक्षरा सिद्धांत चलता है। इसी के लिए हिंदू कोड बिल आना था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो महिलाओं में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब ये हिंदू कोड बिल नहीं पास हुआ तब इसी मामले में अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। डाइवोर्स के मामले, जो ट्रिपल तलाक जैसा मामला था, अब तो ये खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारे अभी जो धर्म है उन्हें डाइवोर्स के मामले बहुत खतरनाक हैं, और जिसकी वजह से उन महिलाओं में जेंडर इनइक्वलिटी का देखना पड़ता है, हमको सामना करना पड़ता है। मैरिज के जो नियम हैं उनके विषय में, जो पर्सनल लॉ के नियम है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो पर्सनल लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एडॉप्शन के नियम, संपत्ति के नियम, डाइवोर्स के नियम और मैरिज के नियम। अब हम दोस्तों देखते हैं कि आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ यूसीसी। हमने तो बहुत सारी चीज़ें देख ली कि विपक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके पक्ष में क्यों यूसीसी लाया जाना चाहिए। अब इसके विषय में भी जान लेते हैं दोस्तों। अभी हमने जो यूसीसी के विपक्ष में जो जितने भी आर्गूमेंट देखे वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आर्गूमेंट थे। अब दोस्तों हम देखेंगे इसके फेवर में आर्गूमेंट क्या है। तो हुआ क्या है दोस्तों, 70-75 सालों में ये पर्सनल लॉ के नाम पे इतना अनाचार हुआ है, इतना दुर्व्यवहार हुआ है महिलाओं के साथ, कि अब जरूर समय आ गया है कि यूसीसी आना चाहिए। क्योंकि सब लोग पर्सनल लॉ के नाम पे बनाते पुरुष ही हैं, ज़्यादातर लोग उसमें पुरुष ही बैठते हैं, तो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, और जब हिसाब से कानून बनाते हैं तो महिलाओं को उसमें दबाया ही जाता है। लेकिन हमारे संविधान में हुआ क्या है, देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, आर्टिकल 29 जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये अधिकार तो दे दिया दोस्तों, लेकिन इन अधिकारों में अधिकार दिया गया और इन्हीं अधिकारों की वजह से यूसीसी नहीं आया, और यूसीसी नहीं आया तो संविधान सभा ने इनको पर्सनल लॉ बनाने का अधिकार दे दिया। और इस पर्सनल लॉ जो बनाए गए उसको बनाने वाली संस्थाएं कौन सी? पर्सनल लॉ बोर्ड थे, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, हिंदू संगठन हो, या सभी धर्मों के अलग अलग संगठन होते हैं। तो इन लोगों में ज़्यादातर बनाने वाले पुरुष लोग ही थे, और इन्होंने 70 साल में पर्सनल लॉ के नाम पर जितनी लैंगिक असमानताएं पैदा कर दी है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही चाहिए। ये इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क है। जैसे अब ये हमारा संविधान कहता भी है कि आपको आर्टिकल 25 का अधिकार है, आपको आर्टिकल 29 का भी अधिकार है, खूब अच्छे से आप अधिकार को फॉलो करिए, अपने पर्सनल लॉ बनाइए, लेकिन इसमें एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, एक मतलब कि आपको युक्त निर्बंधन भी है कि आप 25 को फॉलो करें, आप 29 को फॉलो करो, लेकिन इसमें एक जो युक्त निर्बंधन क्या है कि पब्लिक मोरालिटी, जो सार्वजनिक नैतिकता है, वो भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन पर्सनल लॉ के नाम पे इन्होंने इतनी पब्लिक इमोरलिटी, सार्वजनिक अनैतिकता इतनी ज़्यादा फैला दी है कि महिलाओं के प्रति इतना दुर्व्यवहार किया है कि अब यूसीसी आना ही चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एग्जांपल है आईपीसीसी की धारा 497, ये एडल्टरी की बात करती है, व्यभिचार या जारकर्म की बात करती है। इसका मतलब ये है कि एक शादीशुदा पुरुष या महिला दूसरे से अगर संबंध बनाते हैं तो उसको एडल्टरी या व्यभिचार कहा जाता है। तो ईसाई धर्म में क्या है, इसमें ईसाई धर्म में कि भारत की जो ईसाई महिलाएं हैं उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से वो डाइवोर्स नहीं ले सकती हैं। अगर वो किसी और पुरुष से संबंध बनाती हैं तो वो अपने मतलब कि पति से डाइवोर्स, अगर उनका पति किसी और से संबंध बनाता है तो ये उससे डाइवोर्स नहीं ले सकती। लेकिन अगर वही ये उनका पति किसी और से संबंध बनाता है तो ये डाइवोर्स नहीं ले सकती। लेकिन अगर ये किसी से संबंध बनाती हैं तो तुरंत ही पति उनका डाइवोर्स ले सकता है। तो ये असमानता जैसे जो आई है, ये किस वजह से आई है? क्योंकि ईसाई धर्म के लोगों को उनको पर्सनल लॉ बनाने दिया गया, इस वजह से उन्होंने अपने हिसाब से लॉ बनाए। इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में ट्रिपल तलाक का चाहे मामला हो या बच्चा गोद लेने का मामला हो, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ही पूछा जाएगा जब आपको अगर बच्चा गोद लेना होगा। हिंदू धर्म में क्या था, जैसे मान लो कभी वो महाराष्ट्र का शनि सिंगड़ा मंदिर वाला केस या सबरीमाला मंदिर वाला केस, वहाँ पे जो गर्भगृह है उसमें महिलाओं को इजाज़त नहीं थी। वह माना जाता है कि सबरीमाला मंदिर जो अयप्पा भगवान का मंदिर है, ये ब्रह्मचर्य को मानते थे। तो इसमें क्या है, 14 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं, जो मेंस्ट्रुअल एज की महिलाएं हैं, इनको इजाज़त नहीं थी उसके गर्भगृह में जाने पे। लेकिन अब इसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि धर्म के नाम पे ये अनैतिकता बर्दाश्त नहीं होगी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको है, इसकी वजह से आप पुरुष और महिलाओं में भेद नहीं कर सकते। इसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को गर्भगृह में जाने की इजाज़त दे दी। तो ये हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं कि पर्सनल लॉ या अपने खुद के कानून बनाने की मतलब कि बनाने का अधिकार जब भी दिया गया, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, उसका नुकसान ही किया है। इस वजह से अब राज्य को ये ज़रूरत पड़ गई है कि सबके लिए एक बेहतरीन कानून बनाया जाए, यूसीसी बनाया जाए, जिससे महिलाओं को अच्छे से बराबरी का अधिकार दिया जाए। एक और केस की बात करता हूँ दोस्तों, ये सायरा बानो केस था, ट्रिपल तलाक का मामला। ट्रिपल तलाक का मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उसने देखा कि पर्सनल लॉ के मामले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने, या जब पर्सनल लॉ बनाने को दिया गया तो लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से ट्रिपल तलाक मतलब कि तलाक 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 3 बार बोल के और महिला को बेसहारा कर दिया, एक मेहर की राशि छोटी सी देके और महिलाओं को बेसहारा कर दिया। तब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस आया तब उन्होंने ट्रिपल तलाक को अनैतिक बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के मामले ही दिखाते हैं कि यूसीसी समाज के लिए ज़रूरी है। एक और केस की बात करते हैं, शबनम हाशमी केस। ये 2013 का केस है दोस्तों, ये 2013 का केस था दोस्तों। इसमें क्या हुआ, ये शबनम हाशमी कौन थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, मुस्लिम महिला थी, तो इनको बच्चा गोद लेना था। तो ये जब बच्चा गोद लेने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास गई तो उसने मना कर दिया
कि आप केवल मुस्लिम, इसने ये भी कहा, साथ में मना भी कर दिया और ये भी कहा कि आप केवल मुस्लिम बच्चा ही गोद ले सकती हैं। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले में कहा कि आपका धर्म तो ठीक है, लेकिन सब महिला पहले एक हिंदू या मुस्लिम या सिख नहीं, पहले ये धर्म के हिसाब से नहीं है, पहले वो एक महिला है, उसका मातृत्व प्राप्त करना एक नैसर्गिक अधिकार है। मतलब कि एक उसका प्राकृतिक अधिकार है कि उसको मातृत्व प्राप्त करना, अगर वो उसको करने में सक्षम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये निर्णय दिया। तो इसमें इन सारे निर्णयों में हम देखते क्या हैं दोस्तों कि जब भी पर्सनल लॉ को नाम पे कितनी अनैतिकता हुई है पर्सनल लॉ के नाम पे, तो इसी वजह से अब यूसीसी लाना बिल्कुल ज़रूरी होगा। एक और केस था मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। ये बम्बई की बहुत सारी मिल्स थी, मिनर्वा मिल्स, तो इनके मालिक इंदिरा गांधी इनको हथियार रही थी, तो इनके मालिक जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में क्या कहा था, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान दो बड़ी चट्टानों पर टिका हुआ है। एक तो एफआर है, इसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएस भी, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। आपके अधिकार तो हैं, आपके अधिकार बिल्कुल ज़रूरी है, उनको संविधान मतलब कि आपको मानने का अधिकार भी देता है और उनकी आपकी रक्षा भी करेगा, लेकिन उतने ही ज़रूर डीपीएसपी भी है। मतलब ये डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी के विषय में कहा जाता है ये राज्य अभिशासन के लक्ष्य हैं कि सरकार या जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, किस जो कमजोर वर्ग के लोग हैं या जो मतलब कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, उसके लिए जो नियम बनाए जाएंगे वो क्या हैं, आपके अधिकार भी दे दिए और सरकार के क्या लक्ष्य हैं। तो मतलब इसके लिए एक सेंटेंस कहा जाता है, स्टेट सेल स्ट्राइव फॉर, मतलब स्टेट क्या चाहता है, स्टेट क्या करना चाहता है, उसके लिए ये डीपीएसपी बनाए गए हैं। तो अगर ये वो जो बृहद लक्ष्य के लिए अगर सरकार कुछ बनाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है बिना तर्क के। अगर आपके वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट में केस जाने पे ही उसने ये कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आपको 15 और 29 का अधिकार है, लेकिन साथ में आर्टिकल 44 भी है, ये भी आपको देखना है। तो इन दोनों में बैलेंस बना के रखना है। आपको यूसीसी भी होना चाहिए और आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ने ये कहा। अब देख लो, इसी को एक लाइन पे ये समझ लेते हैं हमने अभी भी क्या समझा। तो इसको आपको लिख के आना है, अगर मेंस की कॉपी में आप लिखेंगे तो ये सेंटेंस लिख के आना है। जैसे इसमें क्या लिखा है, वर्तमान सामाजिक परिदृश्य के अनुसार यह आवश्यक है कि भारत में धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार भी हो। मतलब कि आर्टिकल 25, 29 ये चीज़ें तो हो ही, तथा स्त्री और पुरुष के साथ में स्त्री और पुरुष के बराबरी के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु समान नागरिक संहिता भी हो। मतलब ये भी हो, ये भी हो, तभी हम एक बैलेंस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसमें लोगों को अधिकार भी मिलेंगे और समानता भी आगे। आपके अधिकार के लिए केवल महिलाओं को या दूसरे वर्गों को केवल दबाया नहीं जा सकता, अधिकार भी आपके होंगे और साथ में भारत की प्रोग्रेस भी होगी अगर इन दोनों में बैलेंस बनाया जाता है तो। अब दूसरा इसका तर्क क्या है, यूसीसी और क्यों ज़रूरी है। देखिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आना चाहिए, इसका दूसरा तर्क क्या है कि भारत में बहुत ज़्यादा पर्सनल लॉ हो चुके हैं, इतने ज़्यादा पर्सनल लॉ हो चुके हैं हर धर्म के कि जब इनके खिलाफ कोई केस आता है तो ये केस जज में न्यायालय में जाएंगे, चाहे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें इतने ज़्यादा केस पहुंच जाते हैं और हर धर्म की व्याख्या अलग अलग है। तो न्यायाधीश जो होते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं और इतने तरीके की व्याख्या करनी पड़ती है, कानूनों में ओवरलैपिंग हो जाती है। और संविधान जो फंडामेंटल राइट की भी बात करता है और उसके साथ जो डीपीएसपी है, इन सब में इतना टकराव बना रहता है। तो इस वजह से भी चाहते हैं कि इतने ज़्यादा केस, जो आधे केस लगभग इसी चीज़ के हैं, जो पर्सनल लॉ के हिसाब से जो 4 चीज़ें मैंने बताई आपको कि विवाह के नियम, उत्तराधिकार के नियम, गोद लेने के नियम, तलाक के नियम, इन सब के नियम जो हैं आधे केस इन्हीं सब चीज़ के हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इतने ज़्यादा केस आएंगे नहीं और केस खत्म हो जाएगा। तो हमारे जुडिशरी में भी सुधार होगा इस चीज़ के लिए। 2003 में जो BN खरे जज थे, एससी के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने ये भी बोला था कि इसकी 21वीं शताब्दी की जरूरत है पर्सनल यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल नहीं होना चाहिए, कि इसकी वजह से ही न्यायपालिका में इतने केस पेंडिंग रह जाते हैं और इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ें हो रही हैं। उसी की अब देख लेते हैं कि जो पर्सनल लॉ बने, तो हिंदू और मुस्लिम ईसाई ये सब जो धर्म है उनके क्या क्या पर्सनल लॉ बने हैं। जैसे हिंदुओं में क्या है कि 1956 में हिंदू के लिए 3 कानून बने। हिंदू मैरिज एक्ट, ये पर्सनल लॉ के लिए है, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एक्ट। मतलब कि हिंदू में विवाह के क्या नियम होंगे, सक्सेशन उत्तराधिकार के क्या नियम होंगे और एडॉप्शन अगर बच्चा गोद लेना तो उसके क्या नियम होंगे। इसी चीज़ के लिए ये सब चीज़ ना आए, इस चीज़ के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था, जिसमें अम्बेडकर ये चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पारित तो हो जाए, और जिसके लिए अब खिलाफ राजेंद्र प्रसाद अड़ गए थे कि हिंदू कोड बिल नहीं आना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, मदन मोहन मालवीय थे, वल्लभ भाई पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये सब लोग चाहते थे कि हिंदू कोड बिल नहीं आना चाहिए। इसमें जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मतलब कि मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, ये क्या कहते थे, इनका ये कहना है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल क्यों लाना जरूरी है। अगर हिंदुओं के लिए ला रहे हो तो पारसियों के लिए अलग बना दिया आपने, ईसाइयों के लिए अलग है, मुस्लिमों के अलग है, सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों ला रहे हो। अगर लाना है तो सबके लिए आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। तो इनका ये तर्क था, इस वजह से हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया और अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। इस हिंदू कोड बिल में था क्या, जैसे अंतर्जातीय विवाह के विषय में था कि अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए और बाल विवाह जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ों से मिलकर हिंदू कोड बिल बना था। मुस्लिमों के पर्सनल लॉ के विषय में देख लेते हैं। जो मुस्लिमों में एक कॉन्सेप्ट चलता है सुन्नत का मतलब क्या है, जो हजरत मोहम्मद साहब के जो
थॉट है या उनके जो आदेश है उनको जो फॉलो करते हैं उनको सुन्नत बोलते हैं। तो इनके पर्सनल लॉ क्या है, एक तो शरीयत एक्ट है 1937 का, और इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो अन्य चीज़ें बनाता है। वही पर्सनल लॉ की कौन सी चीज़ों पे, वही 4 चीज़ें, उत्तराधिकार, तलाक, विवाह और संपत्ति का अधिकार या उसका गोद लेने का अधिकार, ये सारी चीज़ों बनाता है। ईसाई धर्म क्या है, ईसाई धर्म का जो पर्सनल लॉ क्या है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1989 का एक एक्ट है। तो इस इतने हमने देख लिए कि पर्सनल लॉ ये क्या क्या थे। इन्हीं में जब बहुत ज़्यादा व्यभिचार होने लगा या मतलब कि ये नैतिक असमानता की ओर जाने लगे, तब हमें अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पड़ गई। ईसाइयों में आपने एडल्ट्री वाला चीज़ देखी ली, मुस्लिमों में गोद लेने की चीज़ें देखी ली, हिंदुओं में आपने ये सारी चीज़, हिंदू कोड बिल नहीं आ पाया, तो इसकी वजह से जो महिलाओं को ना संपत्ति के अधिकार मिलता है, अंतर्जातीय विवाह होने पर कितनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ऑनर किलिंग हो जाती है, बाल विवाह भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं। ये सब चीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने पर्सनल लॉ बनाने का अधिकार दिया सबको। इसीलिए कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, पर्सनल लॉ जैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा सबसे बड़ा तर्क है। और व्यभिचार में क्या देखते हैं दोस्तों कि सीआरपीसी की जो 125 धारा है, महिलाओं के साथ असमानता जो हो रही है, उसमें सीआरपीसी के पर्सनल लॉ तो है ही है, एक दूसरा एंगल है कि जो हमारी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसकी जो 125 धारा है, उसमें क्या कहा गया कि इसमें भारत की सभी महिलाओं को इसका अधिकार नहीं मिलता है। इसमें है क्या दोस्तों, तो ये सीआरपीसी की धारा जो 125 है, ये सभी महिलाओं को मेंटेनेंस की राशि मिलनी चाहिए, इसका अधिकार देती है। तो ये भारत में जितनी महिलाएं हैं, इनको इसका अधिकार नहीं मिल रहा है। तो एक केस हुआ था इसी को लेके 1989 में, शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। तो ये पति पत्नी थे, तो मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को तलाक दे दिया था, और तलाक दिया, और उसके बाद ये मेंटेनेंस राशि नहीं दी। एक इद्दत की एक पीरियड होता है मुसलमानों में 2-3 महीने का, अगर उस समय तक राशि दी जाती है, उसके बाद राशि नहीं दी जाती है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियम है। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, इनको मेंटेनेंस की राशि नहीं दी जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर सीआरपी 125 का अधिकार सभी महिलाओं को दे दिया, कि मतलब कि मेंटेनेंस की राशि सभी महिलाओं को दी जाएगी। इसके खिलाफ मुस्लिम जो समुदाय था बहुत ज़्यादा उग्र हो गया कि हमारे मतलब कि इस्लाम धर्म में हस्तक्षेप है, हमारे जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उनके मामले में हस्तक्षेप है, बहुत ज़्यादा उग्र हो गया। तब पीएम राजीव गांधी थे, ये एक अध्यादेश या कानून लेके आए, और उन्होंने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये अधिकार दे दिया कि ये जो मतलब कि कानून है सीआरपीसी 125, ये मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होगा। मतलब मुस्लिम महिलाओं को अनुरक्षण की राशि नहीं मिलेगी, बाकी महिलाओं पे ये लागू है। तो ये इस तरीके की चीज़ें आ गई। पर्सनल लॉ के नाम पे कितनी बड़ी चीज़ें की जा रही थी कि महिलाओं को बिल्कुल अधिकार नहीं दिया जा रहा था। ये सब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आते जा रहे हैं। और एक केस और देखिए, जो सलाम मुद्दत केस था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें आर्टिकल 44 जो यूसीसी के विषय में कहता है कि आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी जस्टिफाई किया कि इस केस में कहा कि यूसीसी आना चाहिए। और एक दूसरा तर्क है दोस्तों कि यूसीसी से जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा, समरूपता को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा कैसे मिलेगा, जब सभी महिलाओं को बराबर के अधिकार होंगे तो आगे प्रोग्रेस होगी, और सभी जब एक रूपता रहेगी तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। एक ये तर्क है। दूसरे, इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि पर्सनल लॉ और आर्टिकल जो 13 है, इनको दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। आर्टिकल 13 क्या कहता है, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का विरोधी हो। फंडामेंटल राइट का विरोधी राज्य ऐसा कोई कानून बनाया, और राज्य ने ही पर्सनल लॉ बनाए हैं। अधिकार दिए मुस्लिम या जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं उनको अधिकार दिए, लेकिन कानून बनाया, कानून सरकार ने ही बनाया, संसद ने ही बनाया, और पर्सनल लॉ ये सरकार ने ही बनाया। और इसी पर्सनल लॉ की वजह से जो मतलब कि हमारे कानूनी अधिकार हैं, जो महिलाओं पर सबकी समानता की बात करते हैं, उन पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है। तो संविधान, जब राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का विरोधी है, तो आपने पर्सनल लॉ क्यों बनाया। तो ये इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। इस वजह से भी यूसीसी लाया जाना चाहिए, सबको समानता का अधिकार, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो ये जो तर्क थे दोस्तों, ये सब यूसीसी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में तर्क थे कि यूनिफॉर्म सिविल क्यों आना चाहिए। पर्सनल लॉ के नाम पर जो इतनी ज़्यादा अनैतिकता फैलाई गई, उसी को देखते हुए यूसीसी का अब टाइम आ चुका है कि यूसीसी आना चाहिए। अब इसके जो विपक्ष में कुछ तर्क हैं वो भी हम देख लेते हैं। हमने ऐतिहासिक रूप पृष्ठभूमि के जो आर्गूमेंट थे इनके विपक्ष में वो देखे थे, फिर पक्ष में तर्क देखा। अब विपक्ष में तर्क जो आजकल के तर्क हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, विपक्ष में पहला तर्क क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि यूसीसी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि भारत जब एक धर्मनिरपेक्ष समाज है, भारत में धर्मनिरपेक्षता को फॉलो किया गया है संविधान में, तो सेकुलर कंट्री है भारत में, तो यहाँ पे पर्सनल लॉ का स्थान क्यों होना चाहिए, यहाँ पे यूसीसी ही आना चाहिए। अगर यूसीसी नहीं लाओगे तो ये जो असमानताएं हैं, जैसे पारसी धर्म में क्या है, खून की पवित्रता का सिद्धांत चलता है। अगर कोई लड़की या पुरुष बाहर शादी कर ले तो उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, तो अगर सेकुलर कंट्री है भारत, तो ये सब चीज़ें क्यों होनी चाहिए। मुसलमानों महिलाओं के साथ, ईसाई महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ, पारसी महिलाओं के साथ इतना अगर भेदभाव धर्म के नाम पे हो रहा है, और धर्म के नाम पे क्यों हो रहा है, क्योंकि धर्म के हिसाब से पर्सनल लॉ बनाने दिए गए, और पर्सनल लॉ में ये सब चीज़ें लिख दी गई, इसकी वजह से ये भेदभाव हो रहा। तो अगर ये भेदभाव हो रहा और भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो वहाँ पे पर्सनल लॉ का स्थान क्यों होना चाहिए, यहाँ पे यूसीसी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका एंटी तर्क क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए ही भारत में आवश्यक समान नागरिक संहिता को नहीं थोपा जाना चाहिए। क्यों, देखिए, सेकुलरिज्म को आप समझ लेंगे तब आप समझ जाएंगे कि भारत में अनावश्यक रूप से
यूसीसी नहीं लाना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए, पर्सनल लॉ को थोड़ा बना देना चाहिए, उसमें सुधार जरूर करना चाहिए, लेकिन यूसीसी नहीं लाना चाहिए। क्यों? कि देखिए जो सेकुलरिज्म होता है वो उसका जो मतलब कि फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है, दो तरीके का सेकुलरिज्म होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है उसको लिसाइड कहते हैं, ये एक तरीके का निगेटिव सेकुलरिज्म है। इसमें क्या क्या होता है कि राज और धर्म अलग अलग रहेंगे, और राज धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और राज्य की जो भी संस्थाएं उससे धर्म एकदम दूर रहेगा। हुआ क्या था दोस्तों फ्रांस में कि जो वहाँ के चर्च थे उन्होंने सभी मतलब कि 100 150 200 साल पहले उन्होंने सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, उस पर कब्जा कर लिया, धर्म का ही शासन था। तो इसी वजह से जब धर्म फ्रांस में लोकतंत्र आया तो उन्होंने जितने भी मतलब कि धर्म है उसको राज से बिल्कुल अलग कर दिया। इवन यहाँ तक भी है कि अगर क्रॉस पहन के आप किसी पब्लिक जगह पे जाते हैं तब भी आपको धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना जाएगा। किसी भी पब्लिक जगह पे किसी भी धर्म का फोटो नहीं होगा। ये सब चीज़ें थी वहाँ पे, मतलब कि इतना अनाचार बढ़ गया था कि पादरी कौन है, ब्यूरोक्रेट है, दोनों एक ही होते थे। इस वजह से वहाँ पे धर्म को अलग अलग रखा गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत क्योंकि एक विजातीय समाज है और बहुत सारे धर्म है, यहाँ पे एक ही धर्म था, यहाँ बहुत सारे धर्म है, और इस तरीके की चीज़ें नहीं थी कि मतलब कि धर्म वहाँ पे कब्जा कर रहा है। इसलिए भारत में पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। विजातीय समाज है और इसमें पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है कि जो राज्य है वो धर्म से दूरी नहीं बनाएगा, किसी धर्म के साथ पूर्वाग्रह के साथ नहीं रहेगा, लेकिन सभी धर्मों के साथ समान रूप से उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, समान रूप से उनको सपोर्ट कर सकता है। इस तरीके की धर्मनिरपेक्षता भारत में अपनाई गई है। और भारत एक विजातीय समाज है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप जरूरी है। और जब हस्तक्षेप जरूरी है, अगर ये हस्तक्षेप भारत नहीं करेगा तो संघर्ष बढ़ेंगे, क्योंकि इतना भी जाति समाज है, कोई ऊंचे है नीचे विभिन्न तरीके के नियम है। अगर हस्तक्षेप नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ेगा। तो बस इसमें यह ध्यान रखना है कि किसी विशेष धर्म को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। इस तरीके का भारत मतलब कि सेकुलरिज्म है। तो धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए, उसको एकदम स्टेट से अलग नहीं करने देना चाहिए भारत मतलब कि। और जो भारत जैसे समाज को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, उसकी जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करना चाहिए। इसी हिसाब से कहा जा रहा है कि पूरे जो धर्म है सब में एक रूपता नहीं लानी चाहिए, यूसीसी नहीं लाना चाहिए, पर्सनल लॉ बने रहने देना चाहिए। ये जरूर है कि इसमें सुधार करना चाहिए। देखिए कुछ थोड़ा सा नोट से ये पढ़ लीजिए। क्योंकि भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना एक प्रमुख संवैधानिक लक्ष्य है। हमारा जो संवैधानिक लक्ष्य है, संविधान में भी हमारे जो प्रावधान किए गए हैं वो क्या किए गए हैं? वो धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किए गए हैं। इसी को देखते हुए पर्सनल लॉ का होना अनिवार्य है। यूसीसी की पूर्ण आवश्यकता नहीं है, इसी में सुधार किया जाए। ये तो हो गया यूसीसी के विपक्ष में तर्क। एक तर्क और देख लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क है, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। देखिए यूसीसी क्यों नहीं आना चाहिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्राइबल कम्युनिटी। देखिए 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में 650 से अधिक जनजातियां हैं जिनकी अपनी विशेष कल्चर है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। इन्हीं में 250 से प्लस अलग अलग ट्राइब हैं। तो कम से कम इनका समग्र मूल्यांकन कर लिया जाए कि इन पे क्या असर पड़ेगा, इनका जो रहने का तरीका, खान पान का नियम, मतलब कि अगर वो हिंदू भी हैं, अगर कोई ट्राइब हिंदू भी है तब भी वो हिंदू जैसा जो पूजा पद्धति है उसको फॉलो नहीं करते, उनका फिर विशेष ही कल्चर होता है। ईसाई भी है तो पूरी तरीके से ईसाई वाला नहीं फॉलो करती, उनका कुछ अलग कल्चर होता है। मुस्लिम है तो उनका अलग है। तो इस तरीके की जो जनजातियाँ 650, कम से कम इनका मूल्यांकन कर लिया जाए कि इन पर असर क्या पड़ेगा, उसके बाद ही लागू करना चाहिए। अगर एक यूनिफॉर्म तरीके से आप लागू कर देंगे तो इनकी जो विशेष कल्चर है उनको कहाँ तक आप बचा पाएंगे। और भारत का जो संविधान का 371 एक जो अनुच्छेद है वो भी कहता है नागालैंड के विषय में जो है कि भारत की संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो नागा सभ्यताओं के विरोध में होगा। अगर ये संविधान में है तो आप कैसे इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? और ये ट्राइबल के लिए जो मतलब कि प्रावधान है संविधान में, उसके विरोधाभासी कानून कैसे बनाएंगे? तो कम से कम इनका जरूर अध्ययन कर लिया जाए। तो अभी तक हमने दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में सारा समग्र अध्ययन कर लिया। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि चूंकि वर्तमान भारत जो है वो अधिकार आधारित दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रहा है, कल्याण आधारित दृष्टिकोण की तरफ नहीं, अधिकार आधारित दृष्टिकोण की। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि आप अधिकार दो, लोग कल्याण अपना आप कर लेंगे। बराबरी का अधिकार दो महिलाओं को, वो अपना कल्याण खुद कर लेंगी। आप उनका कल्याण करने के लिए हर जगह उपस्थित मत हो, उनको बराबरी का अधिकार दो, पढ़ाई के मामले में, समाज में, हर जगह बराबरी दो, वो अपना विकास खुद ही कर लेंगी। तो इसमें जो निष्कर्ष में हम देखेंगे कि निष्कर्ष में जो डिस्क्रिपेंसी और पर्सनल लॉ में है इसको सबसे पहले हटाया जाए। मतलब पर्सनल लॉ के नाम पर जो किया जाए भ्रष्ट आचरण को दूर किया जाए। कैसे? जैसे पर्सनल लॉ के नाम पर जो मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी 125 का फायदा नहीं मिलता, इस पर खुल के डिबेट होनी चाहिए और ये चीज़ें हटनी चाहिए। क्रिश्चियन महिलाओं को जो IPC 497 का फायदा नहीं मिला, एडल्ट्री के मामले में फायदा नहीं मिलता, तो पहले ये जो डिस्क्रिपेंसी है इनको दूर किया जाए, तभी पर्सनल लॉ में अगर सुधार होगा तो यूसीसी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि यूसीसी लाने की जरूरत इसीलिए पड़ रही। और क्या है निष्कर्ष में? भारत के सभी धर्मों के बीच एक रिलीजियस डिबेट हो, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म है उनके विषय में रिलीजियस डिबेट हो कि यूसीसी की ला क्यों रहे। अगर वो अपने जितनी भी चीज़ें हैं अपने धर्म के जैसे जो मामले हैं, जैसे पॉलीगेमी है, तलाक है, उत्तराधिकार के मामले, खुद ही स्पष्ट करें कि हमारे यहाँ ऐसे होने चाहिए, ऐसे हैं, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बता देंगे और जब समाज समझेगा, जो बौद्धिक समाज है वो समझेगा कि यहाँ पे ये गलतियाँ हैं,
तो उस चीज़ को सुधारेगा, तो इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पर्सनल लॉ में अगर सुधार होता है तो फिर उससे जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सभी धर्म ये स्पष्ट है, जैसे पॉलीगमी है, जैसे हमारे मन में क्या राय बनी हुई है कि मुस्लिम जो है 4 शादियाँ करते हैं, लेकिन आजकल इतनी गरीबी है, एक मतलब कि एक करना लोगों के लिए मुश्किल है, 4 कैसे कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी मुस्लिम समाज में कम हो रही है। तो अगर खुल के डिबेट होगी तो ये चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन अभी जो बनाया रखा जा रहा है उसी की वजह से ये चीज़ें मतलब हिंदू और मुस्लिम का मामला बन के रह जाता है, जबकि ये महिला अधिकार का मुद्दा है। संसद में भी इस सब बातों में खुल के चर्चा होनी चाहिए, लोगों के सामने चर्चा होनी चाहिए। इंटर रिलीजन मतलब कि इंटर रिलीजन मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज, इनको लेकर जो धार्मिक समुदाय है वो अपने विचार स्पष्ट करे कि वो क्या समझते हैं। अगर ये विचार स्पष्ट नहीं करेंगे तो ये समाज में डाउट की स्थिति बनी रहेगी। तब तो लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही चाहिए। अभी क्या है, जो जितने भी स्पेशल मैरिज एक्ट है उसी के नाम पे पारसी महिला, हिंदू महिला, ये जो महिलाएं हैं इनका विवाह होता है और इनको ये अधिकार नहीं दिए जाते हैं। अगर दूसरे पुरुष या महिला से पारसी महिलाएं, अगर महिला या पुरुष शादी करते हैं तो उनको उत्तराधिकार का मतलब कि रूल फॉलो नहीं होता। इसी तरीके से हिंदू महिलाओं पे भी ये लागू है। तो अगर इस चीज़ को लेकर विचार स्पष्ट होंगे, निष्कर्ष में हम यही कहते हैं, इस चीज़ को अगर लेकर विचार स्पष्ट होंगे तो लोगों में एक मतलब कि देखने को ये मिलेगा इस धर्म में क्या है, इस धर्म में क्या है, उससे लोगों में एक सुधार करने की प्रवृत्ति आएगी। तो इसका इतना विरोध नहीं होगा। एडॉप्शन के मामले में इसी तरीके स्टडी के मामले में खूब बहस हो। सीआरपीसी 125, जो सीआरपीसी 125 की धारा है उसमें सब धर्म ये आगे कहें कि इसका महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, इसको महिलाओं को मिलना चाहिए और इस पर क्या आगे बढ़ के इसमें किया जा सकता है, ये सब चीज़ किया जाना चाहिए। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मेन लक्ष्य वो है क्या, वो जेंडर जस्टिस है। अब आपके सामने एक सवाल है कि ये यूसीसी से ही आएगा या पर्सनल लॉ में सुधार करके ही करके भी लाया जा सकता है। तो आपके सामने ये प्रश्न है कि ये जो जेंडर जस्टिस का मामला ये यूसीसी से आएगा या पर्सनल लॉ में सुधार करके लाया जा सकता है। तो ये पूरा जो हमने देखा दोस्तों, ये पर्सनल लॉ या यूसीसी का जो भी हमारे सामने इशू था उसको हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया। अब ये साइड में देखिए, साइड में मैंने आपके लिए ये जो जगह खाली है इसका पीडीएफ पूरी तरीके से आपको दे दूंगा और ये खाली जगह में आप अपने जो थोड़े मोड़े नोट्स हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, मुझे भी पता है कि मैंने इसमें सारे इशू कवर कर लिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन पीडीएफ दे दूंगा तो आप डाउनलोड करके कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो इसमें लिख लीजिए। आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ये टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि दृष्टि में जो भी पढ़ाया जाएगा करंट अफेयर में वो सारी के सारी वीडियो में आपको यहाँ ला सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पेड होता है, आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।